Hello everyone. As usual, you know that we had finished our first chapter. So, in the continuity of this, हम start कर रहे हैं chapter second. ओके, फर्स्ट चैप्टर हमने फिनिश कर ली है. फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम जान चुके हैं. फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी हो चुके हैं. एंड जो एक्स्ट्रा मैंने दिए थे आपने होमवर्क भी कर लिए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड चैप्टर. और आपका सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके, हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने किंगडम में बांटा गया है. ओके, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे हाउ मैनी किंगडम्स आर देयर. और क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, वाई द क्लासिफिकेशन इज़ नीडेड. तो सबसे पहले हम जो क्लासिफिकेशन है उसका मीनिंग जानते हैं. व्हाट डू मीन बाय क्लासिफिकेशन? द ऑर्गेनिजम्स आर पुट इनटू अ कैटेगरी ऑन द बेस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी. या कह सकते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनके आपसी रिलेशन, ये सब की वजह से जब क्लासिफिकेशन हुआ ऑर्गेनिज्म का, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन. मीन्स ऑर्गेनिज्म आर कैटेगराइज into different groups, different kingdoms on the base of similarity and dissimilarity. Similarity और dissimilarity के बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया. देन व्हाट इज़ इट्स नीड? क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या थी? ये तो हुआ क्लासिफिकेशन. ओके, तो सेकेंड पॉइंट है हमारा व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है, क्यों है ज़रूरत क्लासीफाई की? अच्छा, आप सोचिए आपके घर में आपके बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, कपड़े हैं, शूज़ हैं, क्या इनको एक साथ उठा के रख देते हैं आप? नहीं. क्यों नहीं रख सकते? ताकि इजीली, आसानी से हमें चीज़ें मिल सके, हम उन्हें पहचान सके, है ना. बुक को बुक की जगह पे रखोगे, कॉपीज़ को कॉपीज़ की जगह पे, शूज़ को शूज़ की जगह पे, सॉक्स को एक अलग बॉक्स में, आप आपके जो कपड़े हैं उनको, आपके जो कपड़े हैं उनको एक अलग जगह पे व्यवस्थित रखेंगे, आपके पैंट को अलग जगह पे रखेंगे, आपके शर्ट को अलग जगह पे रखेंगे. वैसे ही आपकी जितनी भी स्टेशनरी आइटम है उन सबको अच्छी तरह से क्लासीफाई करके, अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे. तो टू ऑर्गेनाइज, क्लासिफिकेशन का मतलब ही होता है ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज करना, सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बेस पे, यही इसका मीनिंग होता है. उनके हैबिट के आधार पे, उनके आइडेंटिफिकेशन के बेस पे, इन सब चीज़ों में ऑर्गेनिज़म को क्लासीफाई करना. और हम यहाँ ऑर्गेनिज़म को क्लासीफाई करते हैं, ये मैं पहले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ कि हम ऑर्गेनिज़म को क्लासीफाई करते हैं कुछ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ में. और वो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ है स्पीसीज़, जीनस, फैमिलीज़, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम. इसके बेस पे हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और क्लासीफाई करते हैं. ज़रूरत क्यों पड़ी? जब मैंने आपको कहा कि कपड़े वगैरह सब कुछ, जूते, सॉक्स, सब कुछ एक साथ इकट्ठा करके रख दीजिए, अब मैं आपको उनमें से ढूंढने को कहूँ. एक रद्दी वाले के यहाँ से 50 घरों का रद्दी आया है और उसमें से मैं कह दूं आपको कि मेरे घर से एक बुक गायब हो गई है, वो बुक मैंने रद्दी में दी है, वो बुक आप ढूंढ के निकालिए. आपको कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम. और वहीं अगर अलग अलग घर से निकले हुए कचरे होते, अलग अलग जगह रखे, तो मेरे घर के कचरे में ही ढूंढना रहता. मेरे घर के कचरे के अंदर भी अगर उसमें आपको बुक्स अलग बुक्स कॉपीज़ अलग छाट के रख दिया हो, प्लास्टिक अलग, कंटेनर्स अलग, ऐसे, तो उसमें भी बहुत कम टाइम लगेगा. तो सीधी सी बात, टू सेव द टाइम, टू मेक द स्टडी ईजी, टू रिकॉग्नाइज ईजिली द ऑर्गेनिज्म को आसानी से हम पहचान सके, आसानी से उनको उनके बारे में पढ़ सके. ये हमारी स्टडी को इजी बना देता है, कन्वीनियंट बना देता है. क्लासिफिकेशन मेक द स्टडी मोर कन्वीनियंट एंड ईजी. ओके, तो पहला यही पॉइंट होगा, ताकि हम आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकें, है ना. टू ऑर्गेनिज्म कैन बी आइडेंटिफाई ईजीली. ओके, इट इज़ मोर ईजियर टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म. क्लासिफिकेशन का पहला पॉइंट यही हो जाएगा. इसकी ज़रूरत क्या है? ताकि आप आसानी से ऑर्गेनिज्म को पहचान सकें,
ढूंढ सकें, और दूसरा उसको आसानी से उसके बारे में पढ़ सके ऑन द बेस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी। ओके, जैसे जैसे बायोलॉजी में नॉलेज और बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारा क्लासिफिकेशन भी और बढ़ता गया, और क्लासिफिकेशन का बेस और आगे बढ़ के डिसिमिलरिटी, सिमिलरिटी से और आगे बढ़ के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो गए, वो किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनके जियोलॉजिकल हो गए, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर हो गए, किस तरीके के हैं, उनके कैरेक्टर क्या है, उनके हैबिटेट कैसे, किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, इस तरीके के बेस पे भी क्लासिफाई किया जाने लगा। ओके, the scientists use the word flora and fauna. Flora is used for botany, plants species, and fauna is used for animal species, और कह सकते हैं even micro organism. Okay, क्लासिफिकेशन सबसे पहले करने वाले साइंटिस्ट थे अरस्तु. अरस्तु वॉज द फर्स्ट अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेस फॉर क्लासिफिकेशन. उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया प्लांट और एनिमल को क्लासीफाई करने का. उन्होंने ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट. प्लांट को क्लासीफाई करने के लिए उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई, हर्ब, सर्ब एंड ट्री. ही वॉज ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल इंटू 2 ग्रुप. एनिमल को उन्होंने 2 भागों में बांटा, रेड ब्लड सेल और एक जिसमें रेड ब्लड सेल नहीं होते. ओके, तो 2 तरीके के एनिमल को अरस्तु ने 2 तरीके में बांटा, ब्लड की, रेड ब्लड सेल की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे, और प्लांट को 3 कैटेगरी में बांटा, हर्ब, सर्ब एंड ट्री. हर्ब, सर्ब एंड ट्री के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं. अरस्तु के बाद आए कैरोलस लीनियस. इन्होंने 2 किंगडम सिस्टम दिया. हाँ, एक और चीज़ याद रखना, पिछली बार मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में आपके कि कैरोलस लीनियस ने बायोनॉमिनिकल्चर सिस्टम दिया बॉटेनिकल नाम लिखने के लिए ऑर्गेनिज्म के. और एक और चीज़ 2 किंगडम सिस्टम भी इन्होंने दिया. पूरे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया उन्होंने 2 सिस्टम्स में. इसको कहा गया 2 किंगडम सिस्टम. तो अगर पूछा जाएगा who had given 2 kingdom system? Linnaeus. उन्होंने पूरे ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में बांटा, प्लांटिया और एनिमेला. ओके, सारे प्लांट्स को प्लांटिया में रखा गया और एनिमेला को एनिमल्स में रखा गया, एनिमल्स को एनिमेला में रखा गया. लेकिन आगे चल के इस चीज़ को 2 किंगडम सिस्टम के बाद और सिस्टम आया 3 किंगडम सिस्टम. 3 किंगडम सिस्टम को 1866 में हैकल ने दिया था. ओके, तो पहले प्लांटिया और एनिमेला 2 किंगडम सिस्टम दिया लीनियस ने. इसमें एक और सिस्टम को जोड़ दिया हैकल ने, उन्होंने प्रोटिस्टा नाम दिया. तो उन्होंने 3 किंगडम बनाए. 3 किंगडम कौन कौन से? 2 किंगडम सिस्टम से कितने सिस्टम हो गए? 3 किंगडम सिस्टम. कौन कौन से? प्रोटिस्टा, प्लांटिया एंड एनिमेला. अब इसको और आगे क्लासिफाई किया गया और 4 किंगडम सिस्टम दिया गया. 4 किंगडम सिस्टम को दिया था कॉपलैंड ने. ओके, 1938 में कॉपलैंड ने. और उन्होंने प्रोटिस्टा, प्लांटिया, एनिमेला के अलावा एक और नाम दिया, एक और क्लासिफिकेशन किया, दैट इज़ मोनेरा. मोनेरा के अंदर उन्होंने बैक्टीरिया और एल्गीज को रखा. ओके, फिर आया 5 किंगडम सिस्टम जिसको दिया RH विटिकर ने 1969 में. विटिकर के अकॉर्डिंग इन्होंने अभी रिसेंट में विटिकर के इस किंगडम सिस्टम को ही सबसे ज़्यादा मान्यता मिली है. और RH विटिकर प्रपोज द 5 किंगडम सिस्टम. तो 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं. इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया और एनिमेला के अलावा एक और दिया, फंजाई. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेला. इन्होंने पूरे ऑर्गेनिज्म को, धरती पे प्रेजेंट पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांट दिया. एक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेला. ओके, हम इन्हीं को आगे 5 किंगडम सिस्टम को ही आगे लेंगे. आज हमारा यही टॉपिक है कि जो ये 5 किंगडम सिस्टम दिया था RH विटिकर ने, वो क्या कैरेक्टर उनके होंगे, उनके क्या बेस्ड होंगे, आप किस तरीके से किस ऑर्गेनिज्म को मोनेरा में रखेंगे, किसको प्रोटिस्टा में, किसको फंजाई में, किसको प्लांटिया में और किसको एनिमेला में. ओके, तो
5 किंगडम सिस्टम लेते हैं। उसके पहले मैं लिख देती हूँ आपका कि 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 एंड 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया। ओके, मैंने ये सिस्टम्स, किंगडम सिस्टम्स लिख दिए हैं किस किस ने दिया और कौन कौन से सिस्टम दिए। जैसे 2 किंगडम सिस्टम में प्लांटिया एनिमेला और लीनियस, कैरोलस लीनियस ने दिया। 3 किंगडम सिस्टम हैकल ने 1866 में, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, एनिमेला। 4 किंगडम सिस्टम कॉपलैंड ने दिया। ओके, दिस इज कॉपलैंड ने दिया 1938 में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, एनिमेला। एंड 5 किंगडम सिस्टम दिया RH विटिकर ने, जिसमें उन्होंने रखा पूरे ऑर्गेनिज्म को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेला। ओके, 2 किंगडम सिस्टम को 18th सेंचुरी में दिया गया था। ओके, तो अप्रॉक्सीमेट टाइम है 18th सेंचुरी में। तो ये आप एक बार देख लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम आगे 5 किंगडम सिस्टम के कैरेक्टर्स को पढ़ सकें। ओके, तो आपके पास है 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम एंड 5 किंगडम सिस्टम। ओके, okay, now we are going to start 5 किंगडम सिस्टम के क्या क्या कैरेक्टर हैं। RH विटिकर ने वो कौन से मेन कैरेक्टर्स से द मेन क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म, जो RH विटिकर ने लिया फॉर मेकिंग हिज 5 किंगडम, फॉर मेकिंग द 5 किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन, वो देखते हैं। उसमें सेल का स्ट्रक्चर है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं। ओके, दिस इज द टेबल विच इज़ गिवन इन योर बुक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम। 5 किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेला। इन टेबल में आउटलाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आउटलाइन डिफरेंसेस दी हुई हैं ताकि आप समझ सकें कि ऑर्गेनिज्म में क्या क्या, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको इस किंगडम के अंदर आप रखेंगे। उसके पहले मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहूँगी। आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा है प्रोकैरियोटिक और इन सब में यूकैरियोटिक लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक? आई डोंट नो कि आपने 10th में इस चीज़ को पढ़ा या नहीं पढ़ा, बट मेरा काम है आपको नॉलेज देना, तो मैं इसलिए आपको इनके बारे में बता दूं, नहीं तो आप फिर डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाएंगे सही से। देखिए, ऑर्गेनिज्म ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स आपने पढ़ा होगा कि 2 तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ओके, लेकिन ऑर्गेनिज्म ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट, कितने डेवलप हैं, इनके बेस पे भी 2 तरीके के हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अगर एक सेल पूरी तरह से डेवलप है, यानी कि उनके सेल ऑर्गेनिल्स भी मेम्ब्रेन में कवर है, सेल पूरी तरह से सेल का सेल मेम्ब्रेन अगर है तो मेम्ब्रेन डेवलप है, सेल वॉल अगर है प्लांट में तो सेल वॉल डेवलप होना चाहिए, एनिमल में सेल मेम्ब्रेन डेवलप होना चाहिए, न्यूक्लियस डेवलप होना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर का क्रोमोसोम होना चाहिए, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होना चाहिए, जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स हैं वो सब बाउंडेड होना चाहिए सही से। अगर सभी वेल डेवलप है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल डेवलप है, तो उसे कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो दोज ऑर्गेनिज्म whose cell are well developed is known as eukaryotic cell। लेकिन वेल डेवलप सेल नहीं है, कुछ ना कुछ चीज़ों की, कुछ सेल ऑर्गेनिल्स की कमी है, दैट इज प्रोकैरियोटिक। लाइक मैं आपको बैक्टीरिया लेती हूँ। बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल में आएगा, लेकिन सिंगल सेल भी उसका पूरी तरह से डेवलप नहीं होता क्योंकि उसके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता, और न्यूक्लियस के अंदर का मैटर साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है। ओके, तो दे आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ प्रोकैरियोटिक। ओके, वो प्रोकैरियोटिक। लेकिन अमीबा वही सिंगल सेल है, अमीबा सिंगल सेल है लेकिन पूरी तरह से डेवलप है, द सेल इज कंप्लीटली डेवलप, सो इट इज कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ यूकैरियोटिक। ओके, तो यूकैरियोटिक सेल्स अगर लेते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में अमीबा आ जाएगा सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर। ओके, अब स्टडी स्टार्ट करते हैं मोनेरा। देखिए, मोनेरा के अंदर जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं वो सारे आएंगे। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया मोस्टली। अच्छा, इसमें जस्ट मैंने बताया कि इनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होगा, एब्सेंट। ओके, इनमें सेल वॉल तो होगा, लेकिन सेल वॉल किनका बना होगा, सेलुलोज का नहीं। सेल वॉल बना होगा नॉन सेलुलरिक सब्सटेंसेस लाइक पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड
शुगर जो होता है, शुगर के खूब सारे कंपाउंड मिलके बनाते हैं पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड यानी प्रोटीन। ओके, इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल की होगी, ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर तो है नहीं, सेल के ही हैं, तो इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल का होगा। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये ऑटोट्रॉपस भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉपस भी हो सकते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे आपके इसी चैप्टर में। ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं और अपने खाने के लिए दूसरों पे भी आश्रित होते हैं। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया विच इज़ ऑल्सो नॉन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, वो ऑटोट्रॉपस है, अपना खाना खुद बनाता है। कई केमोसिंथेटिक सिंथेसाइज होते हैं, क्या सिंथेटिक, जो अपना खाना केमिकल के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। और हेटेरोट्रॉपस आप जानते ही हैं, कई चीज़ें जब सड़ती हैं गलती हैं तो उन पर बैक्टीरिया उग जाते हैं, सेपेरोफाइट और पैरासाइट्स होते हैं, कई बॉडी के अंदर जाके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इस तरीके के आएंगे। तो इनका न्यूट्रिशन लेने का मोड दोनों है, ऑटोट्रॉपिक भी और हेटेरोट्रॉपिक भी। ओके, अब आता है मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, तो इसमें हम बैक्टीरिया रख सकते हैं। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होगा, लेकिन यूकैरियोटिक में भी इसमें सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन सम, और कुछ में नहीं। ओके, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इसमें होगी, बॉडी सेल का ही होगा, यानी कि इसमें सिंगल सेल आ जाएंगे, प्रोटिस्टा में सारे सिंगल सेल आ जाएंगे। ओके, सिंगल सेल वाले यूनिसेलुलर वाले आ जाएंगे, और ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। मोनेरा प्रोटिस्टा दोनों के मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम है, देखिए ऑटोट्रॉपस ऑटोट्रॉपस हेटेरोट्रॉपस हेटेरोट्रॉपस। ओके, नेक्स्ट फंगस। फंगस के अंदर ये सड़े गले, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको पता ही है, जैसे मशरूम आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सड़े गले चीज़ों पे उगता है, तो ये हेटेरोट्रॉपस ही मोस्टली होते हैं। फंगस यूकैरियोटिक है लेकिन मल्टी सेलुलर होता है, इसमें सेल वॉल होती है लेकिन सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी होती है, वो काइटिन, एक प्रोटीनियस सब्सटेंस काइटिन की बनी होती है। ओके, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, प्रोटिस्टा में भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है। ओके, हाँ मैंने सेल वॉल का कहा, कुछ में प्रेजेंट होता है कुछ में नहीं होता है प्रोटिस्टा में। फंगाई में सेल वॉल भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है, और बॉडी इसकी मल्टी सेल्यूलर होती है, और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपस होते हैं। ओके, एग्जाम्पल आपको मैंने बता ही दिया मशरूम। तो नेक्स्ट है प्लांटिया। प्लांटिया में यूकैरियोटिक आएंगे, यूकैरियोटिक मल्टी सेल्यूलर, इसमें सेल वॉल सेलुलोज का बना होगा, सेल वॉल होगा, इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होंगे। इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल लेवल का ना हो के टिश्यू लेवल का होगा, यानी इसमें दो या दो से अधिक, 2 या मोर देन 2 सेल्स मिलकर के डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ बनाएंगे। इनमें ऑर्गन भी होता है, अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, है ना। तो प्लांटिया में टिश्यूज़ ऑर्गन्स, जैसे कि आपके पास डिफरेंट ऑर्गन में कैलस, करोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम, ये सब ऑर्गन्स ही होते हैं, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ लेवल और ऑर्गन लेवल का होता है। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें है, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद बना के खुद खाते हैं। दे आर नॉन एज फोटोसिंथेटिक, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, सो दे आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक। एक और चीज़, पहले आपने देखा होगा 4 किंगडम सिस्टम में ये दोनों एक में ही थे। ओके, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट थे जो अपना खाना खुद नहीं बनाते थे, वो दूसरों पे अपने खाने के लिए डिपेंड रहते थे, जैसे वीनस फ्लाईट्रैप, पिचो प्लांट, मशरूम, इनको पहले प्लांटिया में रखा गया था 4 किंगडम सिस्टम में, लेकिन बाद में इसको फंगाई में रख दिया गया, क्योंकि एक तो इनके सेल वॉल होते हैं लेकिन सेलुलोज के नहीं होते हैं, काइटिन के बने हुए होते हैं। ओके, नेक्स्ट है एनिमेला। ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होगा, लेकिन इसमें सेल वॉल एब्सेंट होगा और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, इनकी बॉडी में टिश्यूज़ भी अलग अलग पाए जाते हैं, ऑर्गन भी पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम भी पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बींग में डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ मिलते हैं, ऑर्गन भी डिफरेंट डिफरेंट है, ऑर्गन सिस्टम भी है ऑर्गन से। ओके, तो कई में टिश्यू होते हैं, कई में ऑर्गन होते हैं, कई में ऑर्गन सिस्टम होते हैं। हाईएस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग हेटेरोट्रॉपिक, ये न्यूट्रिशन अपना खुद नहीं बनाते हैं, दे आर हेटेरोट्रॉपिक, अपना खाना दूसरों से लेते हैं। ओके, अपना खाना जैसे प्लांट बनाता है, प्लांटिया से, एनिमेला या फिर अन दूसरे चीज़ों से ये अपना खाना लेते हैं, लेकिन अपना खाना खुद बनाने का इनमें कोई सिस्टम नहीं होता। तो ये 5 किंगडम
एक आउटलाइन फिगर के तौर पे दिया हुआ है, एक आउटलाइन स्ट्रक्चर के तौर पे, आउटलाइन कैरेक्टर के बेस पे इनका डिफरेंसेस दिया हुआ है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया, एनिमेला। ओके, तो इनके एग्जाम्पल्स और इनको और अच्छे से आगे के चैप्टर में इन्हीं को और एक्सप्लेन करके बताया गया है, तो और ज़्यादा और अच्छे से आप वहाँ समझ जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगली बार हम मोनेरा किंगडम से स्टार्ट करेंगे और इनका एक्सप्लेनेशन करेंगे, और इस किंगडम के फाइलम्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी क्लास है, ये पढ़ेंगे। ओके, और उनके कैरेक्टर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।